अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, वी वर डिस्कसिंग द माइकल पोर्टर्स इंडस्ट्री एनालिटिकल टूल विच वी कॉल द 5 फोर्स मॉडल। तो पहले तो चीज़ ये है कि वो एनालिटिकल टूल है जिसकी मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, एंड बिकॉज हमारी लॉजिक भी यही है कि इंडस्ट्री के जो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ हम अपनी स्ट्रेंथ्स को लिंक करने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट पर्पज एन इफेक्टिव टूल दैट वाज गिवन टू अस और हैज बीन गिवन टू अस एंड वी हैव इट इज द 5 फोर्स मॉडल। उस पे हमने काफ़ी डिस्कशन की थी, लेकिन जो चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक फिट, तो स्ट्रेटेजिक फिट तो उसी वक्त मुमकिन है कि व्हेन वी आर वेरी क्लियर कि जिस इंडस्ट्री को या जिस इंडस्ट्री के सेक्टर को हम एवेलुएट कर रहे हैं तो उसमें क्या, किस तरह से ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे ऑपरेट करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसमें ज़्यादा डिस्कशन उस मॉडल की कि 5 फोर्स में बायर पावर क्यों बढ़ जाती है और सप्लायर पावर कैसे बढ़ती है, इन चीज़ों को छोड़ दिया था। उसकी वजह यह है कि ये बहुत सी जगहों के ऊपर डॉक्यूमेंटेड है और उनके एक किस्म का इंडेक्स बना हुआ होता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना यह था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है। तो मैं बता चुका हूं कि इसमें माइकल पोर्टर के हवाले से जो बिजनेसेस पहले ही इस सिस्टम में हैं, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में है और वो अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो ये देखते हैं कि हम यहाँ जो बैरियर्स हैं एंट्री के वो कैसे बढ़ाएं। अब बैरियर्स को एंट्री के बढ़ाने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो अपनी ताकत है वो क्या है, लेकिन वो ताकत किसी के हवाले से है। इट इज कंपैरेटिव और इट इज रिलेटिव, और रिलेटिविटी में या कंपैरिजन के अंदर हमें मालूम है कि वी हैव आवर कंपैटिटर्स। तो जब हम वैल्यू करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को और लिंक करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री की जो डायनेमिक फोर्सेस हैं उनके साथ, तो हमें देखना यह है कि जो कंपैटिटर्स हैं वो कौन से हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, और यूजिंग दैट फ्रेमवर्क वी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैरियर्स कैसे क्रिएट होंगे, क्योंकि बैरियर्स होंगे उनके खिलाफ जो नए एंट्रेंट्स इस मार्केट में आ सकते हैं, या जो आपका सेगमेंट है या जो भी आप स्ट्रेटजी लेकर आए हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ इसमें बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन दो चीजें विच आई नीड टू रिकैपिचुलेट। तो मैंने आपको बताया था कि 5 फोर्स मॉडल जो है वो उसके 4 बेसिक पॉइंट्स हैं कि आप प्लेयर्स को देखते हैं। प्लेयर्स कौन कौन हैं, वी विल क्विकली गो ओवर इट सो दैट वी आर वेरी क्लियर। प्लेयर्स में सप्लायर्स हैं और बायर्स हैं। अब एक मैं सिर्फ ये दो इस वक्त मेजरली ले रहा हूं, और फिर हम देखते हैं कि इनका आपस में इंटरैक्शन क्या है। जब हम इंटरैक्शन देखते हैं तो फिर हमें बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि विच ऑफ द कंपैटिटर्स आर टारगेटिंग विच ऑफ द कस्टमर्स। अगर हमें ये दो चीजें ना मालूम हो तो वी हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज इंडस्ट्री इज अ ह्यूज थिंग। Okay, let's take an example. We have an industry like the dairy product industry, जहां उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक पहुंचता है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को, मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल जो दूध की शक्ल में है वो कहां से आएगा, प्रोसेसिंग कहां होगी, उसकी मार्केटिंग कौन सी होगी, और जो उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किस किस्म के होंगे। ईच स्टेज के ऊपर कंपैटिटर्स की सिचुएशन और कस्टमर्स की सिचुएशन चेंज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि दूध जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि जो पैकेज कर रहे हैं, उनके लिए जो सप्लायर है वो अगर कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, वो गवाला भी हो सकता है। दे कैन ऑल्सो हैव सोफिस्टिकेटेड फार्मर्स हु हैव a major systems where they are holding these animals who produce milk under sophisticated technology. अब लॉजिक कहता है कि जब सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू बीमारियों से बचा के हाइजीनिकली प्रोड्यूस दूध होगा तो उस सप्लायर की डिमांड ज्यादा होगी rather than a simple gawala who is having about 10 to 15 animals in his farm and he produces milk and tries to deliver it to some system. तो लॉजिक में जब हम देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शुड आई ब्रिंग आउट इन द एरिया ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जो कि बेसिक फ्रेम है
to start the industry where dairy products move in, तो वहाँ competitors की जो situation है और वहाँ जो buyers हैं वो फर्क है, क्योंकि यहाँ जो buyer है in this kind of a system जहाँ milk production हो रही है, वो buyers बहुत sophisticated होते हैं because they are normally multinationals, they have processing technologies, they have quality systems, they have to take care of all these issues before they can start pushing the product into the market. तो अब हम इसी चीज को देखें तो यही इंडस्ट्री दो लेवल्स पे ऑपरेट कर रही है. एक है जहां मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और जहां मिल्क प्रोसेस हो रहा है. बट बियॉन्ड दैट वी अगेन सी दैट देयर कुड बी पीपल हु आर ओनली प्रोड्यूसिंग योगर्ट. अब उसमें प्राइम योगर्ट है विच इज वन ऑफ देम. बट अगर हम नेस्ले को देखते हैं तो दे प्रोड्यूस एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. दे प्रोड्यूस butter, they produce margarine, they produce milk, they package yogurt and of different qualities. अगर मैं इस सेक्शन में आऊं तो अगर मैं प्राइम इंडस्ट्रीज के हवाले से बात करूं तो then my competitor within the system is only related to yogurt production or ice cream. But on the other side, when you look at Nestle, you can see that the range is very wide. तो प्राइम डेयरीज के या प्राइम इंडस्ट्री का जो मिल्क या डेयरी प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसके कंपैटिटर्स की रेंज, स्कोप, उसके कस्टमर्स, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड द स्कोप ऑफ कंपटीशन व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय लेट्स से नेस्ले. नाउ हैविंग सेड दैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनालिसिस तो हमने करना है, लेकिन एनालिसिस क्या करें? क्या पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस हो और उसके अंदर हर कंपैटिटर को कंपेयर किया जाए? इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड द फोकस गेट्स लॉस्ट बिकॉज when we cannot focus on our customers, specific customers, and we are not focused on our competitors, then we can be distracted by moving into different areas. इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि we should not be looking at our potential customers or products that we will possibly launch in the future, but इस वक्त जो discussion है वो है specific, और वो specific ये है कि हम एक industry में हैं और हम एक company है which is located in a particular area, और हमारे कुछ customers होंगे, हमारे कुछ competitive frame होगा जिसके अंदर rivalry होगी, हमारे कुछ suppliers होंगे और हमें कुछ threat होगा कि कोई दूसरी company उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ना आए. अब एक नई कंपनी आती है, वी नो द एग्जांपल, एंग्रो मूव्ड इनटू दिस. दे स्टार्टेड विद मिल्क एंड दे वर कंपीटिंग डायरेक्टली अगेंस्ट नेस्ले. हाउएवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या नाम है, एंग्रो फूड्स was not directly competing against, let's say, Prime. So we knew that when they were launching, they have to be very, very targeted towards their customers because and the competitor, because finally, like I said, they have to create a competitive advantage. In this issue of creating a competitive advantage, they have to have a competitive point against which competitor they would like to achieve a competitive advantage. इसके कहने से we cannot ignore this point that whatever they did in the market as a new entrant into the field also affected all the other players in the market. Logic है कि वो भी affect होंगे, तो इसलिए एनालिसिस में यू हैव टू वॉच कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन आ सकता है. मे बी डायरेक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मे नॉट बी वेरी रेलेवेंट, बट सब्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ द वे द मार्केट स्ट्रैटेजी विल मूव फॉर दीज लार्ज प्लेयर्स, दे आर बाउंड टू ट्राई एंड शिफ्ट their logic, let's say, from only milk packaging to going into yogurt, to going into ice creams, to launch cheese, to launch so many other byproducts of the dairy industry. So we have to know, but then we need our focus, because मैंने पहले भी कहा था कि strategy या जो decision लिया जाता है उसकी quality का जो level है वो determine करती है information. अगर information weak है तो आपका decision भी weak होगा. अगर information is strong, you are very much clear on what is going on, then your decision making on the same foot will be stronger. तो प्लेयर्स को जानना, और इसमें जो हमने बात की उसमें प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त लॉजिक में सिर्फ तीन ही आ रहे हैं: सप्लायर, द बायर्स एंड द कंपैटिटर्स. जो दो अदर कंडीशंस हैं, सब्स्टिट्यूट्स एज वेल एज द न्यू एंट्रेंट्स,
they are not actual players, but they are what we call the potential threats. Potential threats को भी हम recognize करते हैं, and I gave you the example of DuPont when they recognized that the Japanese company moving in this industry would create a problem, so they tried to reduce the prices to make sure that the project becomes unviable for the Japanese. और उस तरीके से they were able to block the move of Japanese into a particular industry which was their core industry. और core industry normally वो है जहां सबसे ज्यादा आपके profit generate होते हैं. So logic में you try and protect and create barriers across that line. मैंने इसी discussion के अंदर आपको strategic orientation के हवाले से भी कहा था कि there are 4 orientations basically, और उसमें prospector orientation है जो नए products और नए markets में repeatedly involve होते हैं. Defensive are those who just protect their markets, and then there are analyzers who try and secure a market sector and then shift their logic to another market, which is because they are second movers, so they do that. Now ये strategies के अंदर या marketing strategy में और strategic marketing के अंदर इन सब चीजों का logic में समझना बहुत जरूरी है. अगर मेरा competitor, for example, is a kind of a prospector oriented company, तो मुझे पता है कि उनका behavior क्या होगा, and इस behavior को देखते हुए I can strategize. Keeping these same points in mind, we have to understand, जैसे मैंने कहा था कि you need to know the क्या नाम है players, but you should also know how these interact. ये जो forces हैं, suppliers का relationship with buyers, because यहाँ industry के अंदर आप barriers create कर सकते हैं. A good example, and it's a hypothetical example, it's not something which is real, but I'm just giving you a hypothetical example. एक strong company है और एक supplier है जिसका पूरी production जो है वो ये strong company उठा रही है. अब logic में इस company की, क्योंकि वो सारी की सारी production उस एक company की उठा रही है, तो उसके 2 relationships बनते हैं. एक supplier जो है वो threatened है by this big player who's taking all the production, because जब भी ये रोक देगा, whenever this क्या नाम है major buyer will stop buying, it will have a very negative impact on the supplier. If the supplier wants to क्या नाम है continue to make profits without disrupting the system, तो उसकी logic ये होगी कि वो किसी ना किसी तरह से इस buyer को satisfied रखे and would not allow any new entrant to move into this area, कि वो जो main buyer है वो अब एक दूसरी source ढूंढ ले. अब इसका दूसरा रुख ये है कि अगर हम इसी analysis को देखें from the point of view of the buyer, तो buyer के ज़हन में it can be कि this supplier is strong for the simple reason कि the whole supply is coming in from one क्या नाम है supplier. अगर कहीं गड़बड़ हो जाए और ये जो कंपनी जो पूरी चीज सप्लाई कर रही है अगर वो अपनी प्राइसेस बढ़ा दे, इट विल हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द बायर्स कंडीशन. और बायर की कंडीशन तो फिर हाउ डज ही ट्राई टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. अब ये एक ही कंडीशन है, इंडस्ट्री एक है, द रेंज एंड इंटरैक्शन इज बिकम बिटवीन सप्लायर एंड बायर, लेकिन दोनों जब अपनी एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बायर एंड सप्लायर, दे हैव टू रिकॉग्नाइज कि उनकी बेसिस के ऊपर जहां सप्लायर चल रहा है उसकी इस इंडस्ट्री में क्या फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं और जहां बायर ऑपरेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं इसको, और उनकी इंटरैक्शन है. सो दिस कंपनी which is actually totally buying from one source, obviously to protect its position, it will try and add a new supplier to create a threatening positioning for the supplier which is supplying originally. अब ये जब हम चंद चीजें बात करते हैं तो इसमें लॉजिकली 2-3 पॉइंट्स हमारे ज़हन में आते हैं, और वो ये है कि हाउ डू वी डिटरमिन कि हमारे ट्रू कंपैटिटर्स कौन होंगे और क्या सिचुएशन होगी. दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड क्या नाम है आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड कि कंपैटिटिव ग्रुप्स क्या होते हैं, बिकॉज यहां हम बात कर रहे हैं कंपैटिटिव ग्रुप्स की. मिसाल के तौर पे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, Suzuki may be a potential threat for, let's say, Mercedes-Benz, but Mercedes-Benz directly does not compete against Suzuki. उनकी मार्केट सेगमेंट फर्क है, उनके प्रोडक्ट
की जो टेक्नोलॉजी है वो फर्क है, और उनके कई ऐसे लॉजिक्स जो हैं वो डिफरेंट करती हैं. सो वी कैन नॉट कंपेयर. और लॉजिक भी नहीं है कि अगर BMW अपनी इंडस्ट्री के अंदर एनालिसिस कर रहा हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो पूरी की पूरी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसकी एनालिसिस करे. ब्रॉड फीचर जरूर लिए जाएंगे, जरूर देखा जाएगा कि जो ट्रेंड्स हैं वो इस इंडस्ट्री को ओवरऑल कैसे इंपैक्ट करते हैं, लेकिन इनका फोकस ज्यादातर उन कंपनीज से होगा जो इनके स्ट्रेटेजिक ग्रुप में पड़ते हैं. तो अब लॉजिक आ जा रहा है, यानी कि जिसकी तरफ मैं जा रहा था, और मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप कैसे डिटरमिन करते हैं. और ये जो मैं आपको बताऊंगा थ्रू दी चार्ट, ये याद रखने की चीज है कि ये इज नॉट दी ओनली फ्रेम, इट्स जस्ट अ पॉइंट दैट आई हैव मैं बीइंग एबल टू ब्रिंग फॉर यू. मकसद ये है वो बात समझाना कि आपको अपना जो स्कोप है उसको डिटरमिन करना होगा. और मैंने इस वर्ड को इस्तेमाल किया था, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप. अब मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि इंडस्ट्रीज डिफरेंट लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं, और वो पूरे वैल्यू चेन में होता है. इंडस्ट्री का जो वैल्यू चेन होता है, तो उसमें सप्लायर साइड भी है, वो एक सेक्टर है जिस पे कंपटीशन होता है. प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, कंपनीज हु आर ओनली इनटू प्रोडक्शन, देन कंपनीज हु आर ओनली इनटू द फ्रंट एंड रिटेलिंग या होलसेलिंग बिजनेस, देन दे मूव फॉरवर्ड. और सर्विसेज इंडस्ट्री है, वो भी इसी इंडस्ट्री में है, लेकिन सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो वी कैन ब्रेक द लेवल्स ऑन विच वी ऑपरेट. तो पहला काम जब इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, तो पहले तो जो स्कोप है वो डिटरमिन कर लिया जाता है, इंडस्ट्री का स्कोप, कि हम किस लेवल पे ऑपरेट करेंगे. बिकॉज यहां से फ्यूचर की स्ट्रेटजीज भी निकलेंगी. और स्ट्रेटजीज क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपने सुना होगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन सुना होगा. ऑल दीज पॉइंट्स कम आउट of the logic of where you position yourself in the industry levels, किस लेवल पे हैं. और मैंने कहा इंडस्ट्री के लेवल्स मुख्तलिफ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लायर राइट टू दी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज. लेट्स टेक एन एग्जांपल, मोबाइल फोन सिस्टम्स हैं. अब मोबाइल फोन के जो सप्लायर्स हैं वो चिप्स हैं, वो उनके प्रोसेसर्स हैं, वो ग्लास है, वो सारा जो प्लास्टिक के सिस्टम्स हैं. कुछ चीजें वो खुद बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे बाय एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड. फॉर एग्जांपल, एप्पल purchases, till the last information that was there before they had this clash in the legal system, कि उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया था एप्पल ने, और जिसके अंदर वो एप्पल का आईफोन सिस्टम है, उन्होंने और सैमसंग ने एक दूसरे पर के उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो प्लेजराइज कर ली थी या उसको चोरी किया गया था. ये केस चल रहे हैं, उस पर कुछ डिसीजन भी आ गए हैं. लीविंग दोज पॉइंट्स असाइड, ये था कि आईफोन्स का 60% जो प्रोसेसर्स थे वो सैमसंग से खरीद रहे थे. तो यू कैन इमेजिन द रिलेशनशिप बिटवीन सैमसंग एंड आईफोन. एक तरफ दे वर सप्लायर एंड बायर, so they had to have a very strong buyer and supplier relationship. But on the other hand, they were also very strong competitors. They were trying to beat each other. अब गौर से अगर आप देखें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक इश्यूज के बेसिस के ऊपर, जो मैंने आपसे कहा था कि वी नीड टू बी अवेयर कि कैसे स्ट्रैटेजिक इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो यहाँ एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल आ रही है कि हाउ डज सैमसंग मैनेज दिस 2 पॉइंट्स. एक तरफ दे आर कंपीटिंग, दूसरी तरफ वो सप्लाई भी कर रहे हैं उसको आईफोन वालों को. तो अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं और ज्यादा उनकी मार्केट्स को तोड़ना शुरू करें, तो इज इट पॉसिबल कि जो उनके माइक्रो प्रोसेसर की जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो जाएगी, और किस नौयत से होगी. तो व्हेन वी टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, हाउ डू वी प्रोसीड इन द मार्केट. और ये इशू सैमसंग की मार्केटिंग का है. इफ दे बिकम वेरी एग्रेसिव इन मार्केटिंग, they start capturing shares in the market, affecting और अटैक अगर उनका हो आईफोन के ऊपर, तो लॉजिक में उनकी जो दूसरी बिजनेस है वो इफेक्ट हो रही है. तो कीपिंग दीज फोर्सेस इन माइंड एंड हाउ दीज इंटरेक्ट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. थर्ड पॉइंट जो मैंने दिया था वो ये कहा था कि ये जो फोर्सेस हैं ये चेंज करती हैं ओवर टाइम. मिसाल के तौर पे, इट इज पॉसिबल दैट अ न्यू कंपनी, अ न्यू स्टार्टिंग कंपनी becomes a better producer of processors, and therefore it will facilitate iPhone to be able to switch from Samsung and free its strategic positions to
buy from that company and reduce the supply of processors from, let's say, Samsung. Now, this will also shift the whole force in the system, because now the threat would be more to Samsung, because given this new company coming into position, new entrant in the business of processors, it can change the dynamics. So we need to understand कि ये dynamics change कैसे करेंगे. और change, मैंने आपको बताया था कि these changes take place normally based on the trends which we have already tried to identify. Broad trends are moving in, technological issues change. So people have to be very much aware of किस जगह पे क्या चीज होने वाली है. A small example, which is not very क्या नाम है वो, लेकिन explain करने के हद तक I think it is sufficient. जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो इनिशियली आईफोन का जो कवर था वो एक हार्ड प्लास्टिक के शेप में था, जिस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डर था कि स्क्रैच लग जाएगा. नाउ एप्पल के जो थे उस वक्त एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने ये लॉजिक में कहा कि अगर कोई स्क्रैच लग गया, ये मार्केटिंग के हवाले से बात हो रही है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर आएगा, इवन दो देयर विल बी नो चेंज in the technological frames that have been incorporated in that iPhone. Now this decision was taken, और उस decision के ऊपर एक issue खड़ा हो गया company में, because they had already placed orders for a number of phones जिनके लिए जो उनका शीशा था, जो the glass or the screen that was supposed to be, that was plastic, because they wanted to make sure that it was within cost frames and the prices would be sufficiently suitable to affect the market. When this logic came into position कि ये consumer के ज़हन पर perception create कर देगा negatively, even though the product itself was excellent, तो ये सिर्फ छोटी सी एक बात कि उस पे scratch आया और वो scratch नजर आएगा, so the whole system of procurement was changed. An order was cancelled and they bought a thicker glass, a glass screen which was made according to the specifications of iPhone. जब उन्होंने ये किया तो उससे पूरे प्रोसेस सिस्टम में, यानी कि जब स्ट्रैटेजी उनकी चेंज की कि अब जो प्रोडक्ट होगा वो स्क्रैचलेस होगा, तो उसकी वजह से उनके प्रोडक्शन सिस्टम्स, उनकी परचेजिंग, उनकी फ्यूचर में जो उनकी जो एडवर्टाइजिंग थी, वो सारी चेंज की. बट वन थिंग वाज क्लियर कि दिस वन मूव changed a lot of things in the dynamics of the industry. अब इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट देयर इज अ लॉजिक ऑफ व्हाई वी शुड बी एबल टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एनालिसिस. और जैसे मैंने कहा, ये मैं कंपनी, फिर मैंने जो आपको बहुत शुरू में कहा था, कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम 5 फोर्स या इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं या अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करते हैं, तो उसका जो दायरा कार है वो फर्क है. हम उसमें इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज वी आर मोर इन्वॉल्व in the logic of developing competitive strategies which are targeted at creating competitive advantage. ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, वो शीशा जो उन्होंने फिर बाद में अपने आईफोन में लगाया, that became one of the major contributors to their success. बाकी तो टेक्नोलॉजी उन्होंने चेंज नहीं की, लेकिन that one frame brought a lot of changes in the whole dynamics of the system. Suppliers चेंज कर गए, उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस की जो रिलेशनशिप है वो फ्रेम में चेंज कर गई. तो therefore we need to be able to be very clear कि हमारी जो competitive arena है, जिसको कहें कि जिस जगह पे competitive battle लड़ी जाएगी, वो कौन सी है, और उसको हम चाहेंगे कि demarcate कर दें. इतनी clearly demarcate करें कि हमें पता हो कि अगर कोई नया उसमें आता है तो वो कौन होगा और किस शेप में हम उसको competitor को देखेंगे. तो जो मैं बातें कर रहा था कि we had said that कि we need to focus on the players, we need to see how the players interact with each other, how these forces are going to be bringing change, और इनके अंदर ट्रेंड्स जो चेंज करते हैं वो. और फिर लास्ट एंड फाइनल ये था जो मैंने आपको बताया था कि वी कैन एक्चुअली इन्फोर्स चेंज इन द सिस्टम. यहाँ जो बात आती है वो ये है कि जब हम बैरियर्स खड़े कर दें तो हम फोर्सेस की जो ताकत है उसको कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं. आई विल not go into major discussion here, because ये conceptual चीजें हैं. I've explained them. I've also given some examples. You should be able to go to the internet, read certain cases, and it will help you to consolidate this knowledge. But एक point दे रहा हूं,
वो ये है कि अगर मैंने अपना सेगमेंट चूज किया और लेट्स से वो जूसेस का है, प्योर जूसेस का, तो अब मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे इस सेक्टर के अंदर या इस सेगमेंट में कोई आए. वी ऑल्सो आर अवेयर दैट दिस जूसेस का सेक्टर या सेगमेंट जो है, या जूसेस की जो बिजनेस है, उसमें भी कई सेगमेंट्स हैं. एक लोअर एंड सेगमेंट्स हैं जिनको हम वैल्यू एडेड ड्रिंक्स कहते हैं, जो छोटे उसमें 250 ml के पैक्स में आता है. फिर हम देखते हैं कि 1 लीटर पैक्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स हैं, जिनमें ड्रिंक्स हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर नेक्टर्स. बेसिकली नेक्टर्स वो हैं जिसमें जूस की कंटेंट ज्यादा होती है लेकिन उसमें कुछ और भी मिला दिया जाता है. जबकि जो वैल्यू एडेड ड्रिंक्स हैं उसमें सिर्फ उनका जूस का एक बहुत लो लेवल का कंटेंट होता है. द रेस्ट ऑफ इज वाटर एंड शुगर एंड व्हाटएवर इज एडेड. आई एम नॉट गोइंग टू द टेक्नोलॉजीज ऑफ दैट. तो उनकी अपनी कंपेटिटिव सिचुएशन है, उसमें मुकाबला भी अलग है, उसके अंदर लोग भी जो हैं, कंपनीज भी हैं, वो अलग है. मिसाल के तौर पे आई मीन आई एम नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट नंबर्स सो दैट डोंट टेक इट एज द वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग. सो इट्स माय नॉलेज, सो मेमोरी के अंदर कि ये जो वैल्यू एडेड ड्रिंक्स हैं 250 ml के, यहाँ तकरीबन 36 कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं. अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब हम ड्रिंक्स में आते हैं जिसको मैंने कहा नेक्टर्स हैं, तो वहां तकरीबन 10 या 12 हैं. बट जब हम प्योर जूसेस में आते हैं तो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 2 या 3 ही उस कैटेगरी में आते हैं. लेकिन ये बात भी हक है कि देयर इज अ नंबर ऑफ companies coming in from outside. One of those companies, let's say, is Mali. They have come from Thailand. Then there are some other products which are coming from Turkey. There are some products which are coming in from Dubai and those places. अब उनकी कैटेगरीज क्या हैं? वो प्योर जूसेस में हैं, वो क्या नाम है नेक्टर्स में हैं, या वो बेसिक ड्रिंक्स में हैं. तो आप देखेंगे कि देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज कैटेगरीज और मेजर कंपैटिटिव डिफरेंसेस आ रहे हैं. 250 ml के ऊपर एवरीबडी इज इन्वॉल्व. तो अगर आप वहां घुसने की कोशिश करें तो ये तो मानते हैं कि वहां सेल्स के जो यूनिट ऑफ सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां प्रॉफिट ज्यादा है, बिकॉज वहां जो प्राइसेस हैं वो बड़ी डिप्रेस्ड हैं. दे रेंज बिटवीन 10 रुपीज टू लेट्स से 25 रुपीज. उसमें एक और कंपैटिटर घुसेगा तो आप सोचें कि वहां लड़ने में उसको कितनी मुश्किल होगी. उसकी अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, वो किस एरिया में अपने आप को टारगेट करेगा, किस किस्म के कस्टमर से वो बात करने की कोशिश करेगा. दैट बिकम्स अ हेवीली व्हाट यू कॉल एनालिटिकल फ्रेम दैट हैज टू बी डेवलप्ड बिफोर वन मूव्स इनटू दैट. उसके पीछे टेक्नोलॉजी भी होगी, किस किस्म की पैकेजिंग सिस्टम्स उनके पास हैं. ऑल दीज आर अ लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस दैट हैज टू इवॉल्व. ऑन द अदर साइड व्हेन वी गो टू द क्या नाम है अ ड्रिंक एरिया व्हिच इज नेक्टर बेस्ड, so we see that the competitors are less, but the competitors के जो size हैं, their volumes and their own capacities are large. They are big companies. जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ड्रिंक्स के अंदर और उसमें ऑल प्योर है, शज़ान का है, फॉरेन कंपनीज आ गई हैं, Nestle is already sitting there, and there are a number of others. Some are packaging in bottle format. वहाँ ग्रुप अलग है, कई प्लास्टिक बॉटल्स में आई हुई हैं, रिफ्रेशर है, दे आर पैकेजिंग इट डिफरेंटली. these other two companies are packaging into tetra pack systems. So आप देखेंगे कि कंपैटिटर जब इस किस्म की इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करे तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जो उसके मुकाबले में कंपैटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करे. हाउ वुड ही ब्रेक द मार्केट इफ ही मूव्स इनटू अ प्लास्टिक बॉटल पैकेज्ड ड्रिंक और नेक्टर, और इफ ही मूव्स इनटू टेट्रा पैक्ड पैकेज ड्रिंक. वहां भी आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दो किस्म के पैकेट्स हैं, एक ब्रिक पैक है और एक जरा टॉल जिसको हम प्रिज्म कहते हैं वो पैकेट है. अब किस तरह का, बिकॉज दोनों की टेक्नोलॉजीज अगेन उनकी जो पैकेजिंग सिस्टम्स हैं वो फर्क है. तो अगर कोई भी न्यू एंट्रेंट घुसे उसको ये अपनी चीजों को मद्देनजर रख के और फिर ये देखते हुए कि फ्यूचर में जो पैकेजिंग ट्रेंड्स हैं वो कहां जाएंगे, दे हैव टू मेक दिस डिसीजन. एंड दिस इज ऑल marketing decisions that are being taken and not corporate decisions. We already said that we have decided to enter the, let's say, the juice industry. And the same logic exists also in our dairy product system. अगर आप वहां देखें तो जो नए producers आ गए हैं मिल्क के अंदर, पैकेज मिल्क के अंदर, अल नहार है, and the other side we have
लेट्स से नेस्ले, तो नेस्ले अब भी ब्रिक पैक में है, जबकि अल निहार हैज गॉट दैट लॉन्ग काइंड ऑफ पैकेज व्हिच इज नॉर्मली कॉल्ड द प्रिज्म पैक। अब लॉजिक है कि जो ये नया एंट्रेंट आया था तो वो किस लॉजिक से आया, और उधर से हमारे पास एंग्रो फूड के हैं ऑल्पर्स मिल्क, उनके आप पैकेज देखें तो वो भी डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। बट ये समझना कि एक मशीन है और उसके ऊपर हर किस्म का प्रोडक्शन हो जाएगा, छोटा पैक भी बन जाएगा, बड़ा भी बन जाएगा, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज हर पैकेट के लिए मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर जाती। अब जब वो चेंज करती है, क्योंकि एक में अगर 250 मिलीलीटर जा रहा है और उसका जो स्पाउट है जो उसको लोड करेगा, उसके साइज की जो कैपेसिटी है वो फर्क होगी, और जो 500 ml पे कर रहा है उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी, और जो 1 मिलीलीटर पे उसको रोकेगा भरने के बाद उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी, उनके साइजेस फर्क होंगे, उनके कैप्स फर्क होंगे। All these things are part and parcel of developing a marketing strategy, and this is where strategic marketing gets involved, because once you take a decision after analyzing the market and your own capabilities and strengths, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हम इस पे प्लास्टिक पैक रखेंगे तो आपकी जो पूरी लॉजिक है वो चेंज कर गई। अगर आप कहेंगे कि हम इसको पैकेट तो बनाएंगे लेकिन उसको कैंची से काटने वाला बनाएंगे, तो उसमें आपके जहन में कस्टमर भी होगा, कस्टमर की कन्वीनियंस होगी, कस्टमर के जो इश्यूज क्रिएट होते हैं वो होंगे। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप एक क्या नाम है पैक बनाते हैं लीटर का, जिसको काटा जाता है तो उसमें ज्यादातर दूध छलकने का इशू बन जाता है। दैट इज व्हाई दे हैव कन्वर्टेड फॉर कन्वीनियंस द कैप दैट इज यूज्ड। So there are so many other areas, but one logic is, I hope I'm making very clear, that you have to understand the industry specifics, but on the basis of your own area. अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करूं, लेट्स से जूस पैकेज इंडस्ट्री, तो पहला तो मेरा डिसीजन यही होगा कि 1 लीटर पैक में जाऊंगा, 500 मिलीलीटर में जाऊंगा, 250 में जाऊंगा, 350 में जाऊंगा, बिकॉज कंपैटिटर्स इन चारों पॉइंट्स के ऊपर मेरे चेंज कर रहे हैं। और इसी से वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट द मिनट वी चूज अ टारगेट, द मिनट वी चूज अ सेगमेंट टू एंटर, वी ऑलरेडी हैव चोजन आवर कंपैटिटर्स। जो हमारे कंपैटिटर्स होंगे हमने चूज कर लिए। तो ये कहना कि सिर्फ सेगमेंटेशन की जो लॉजिक है वो ये है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, वहां क्या नाम है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वो कितने अच्छे तरीके से पाए जा सकते हैं, दैट इज नॉट the only reason why we try to segment the markets. We also want to know कि इस particular segment में कौन से competitors होंगे जिनके मुकाबले पे हम अपने आप को लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने में जो issues create होंगे वो are very substantial, even to the point कि अगर आप एक प्योर जूस लॉन्च करते हैं, which has been done by specially done by Nestle when they produce their 100% fruit orange juice, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को उसके हवाले से चेंज कर दिया। प्रीवियसली दे हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, बट फॉर दिस पर्पस दे चेंज देयर एडवर्टाइजिंग। व्हेन दे वेंट फॉर द ड्रिंक्स, तो वहां उन्होंने अपने सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। अल फ्रूट को वो ले आए, उन्होंने उसको क्या नाम है जो लॉजिक है उसको चेंज किया, उसकी एडवर्टाइजिंग, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस रिक्वायर्स फंड्स। देयरफॉर when you apply these funds, they also become strategic, because once you have applied them, they are lost to you. They cannot be recovered. अब एक advertising है, उसके ऊपर अगर आपने खर्चा कर दिया to create a good advertising campaign, तो let me give you a very simple information कि किसी भी एक क्या नाम है ad को बनाने में, I'm not talking about उसको launch करने में या उसको advertising के लिए taking it to the television stations, wherever, उसकी सिर्फ जो डेवलपमेंट है उस फिल्म की जो बनाई जाती है, लेट्स से 3 मिनट की या 4 मिनट की जो बनाई जाएगी, उसकी कॉस्ट कैन रेंज फ्रॉम 40 लाख रुपीस, 4 मिलियन से लेकर 1 करोड़ तक। अब ये कोई छोटा पैसा नहीं है जो खर्च किया जाए, और इसके लिए, और जब आपने कर दिया और बाद में पता चला कि ये हमारे लिए इशू क्रिएट हो गया या इसमें प्रॉब्लम आ गई और वो टारगेट जो है हमारा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, all these things have to be thought about before in terms of marketing, because that is where we will create our competitive advantage. अगर हमें वो
हमारी सिचुएशन खराब हो जाए और उसके अंदर हमारी जो लॉजिक है वो फिट ना बैठे मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर, तो जो गैप क्रिएट होगा उसमें कंपैटिटर कोई ना कोई और आएगा, इट विल अलर्ट सर्टेन पीपल, सो अ लॉट ऑफ डायनेमिक फ्रेम्स विल शिफ्ट. यहां आके व्हाट आई सेड टू यू वाज that we need to understand a few points of how to raise barriers. Like I said, I'm not going to take a long time in trying to explain कि हर पॉइंट पे बैरियर क्या है, लेकिन एक लॉजिक है सिंपल जो मैंने शुरू में भी कहा था और उसी को मैं बेस बना के उससे शिफ्ट नहीं करने दे रहा. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंपनीज एंटर अ बिजनेस टू मेक प्रॉफिट. नाउ प्रॉफिट क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू willingness to pay or value of the company. Value of the company is the difference between the cost and the price that is charged and paid by the charged by the company and paid by the customer. तो ये वैल्यू जो है हमने इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. That is the logic of entering into a business, that we can create certain level of revenues and value to the firm. ये हमारी लॉजिक है. अब द बैरियर टू एंट्री जो क्रिएट करने का तरीका है वो ये है कि आप कोई भी उस इंडस्ट्री में, उस सेगमेंट में, उस टारगेट मार्केट के अंदर आने से रोकने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को आप इंक्रीज कर दें. इतना इंक्रीज कर दें कि उसकी जो वैल्यू है, जो उस कंपनी की वैल्यू है, वो कम हो जाए. अगर कंपनी की वैल्यू कम हो जाए एंड यू कैन मेंटेन योर ओन वैल्यू साइज, तो you have been able to create a barrier to of entry, यानी कि you've raised the barrier. एक small example, अगर एक कंपनी पहले ही एक सेक्टर सेगमेंट में बैठी हुई है, maybe there are 2 or 3 other competitors. Now the logic would be that we should not allow a competitor to draw our customer. हमारे कस्टमर को वो मूव ना कर सके. तो मैंने यहां आपको कहा था कि वो वैल्यू जो कस्टमर के लिए आप क्रिएट करेंगे, दैट विल बिकम द इफेक्टिव पॉइंट. और आप जब बैरियर्स बढ़ाएंगे तो वो उन कस्टमर्स के इर्द गिर्द बढ़ाएंगे, सो दैट कस्टमर्स आर सराउंडेड बाय वैल्यू सिस्टम्स दैट अनदर कंपैटिटर कैन नॉट ब्रेक और ब्रिज और ब्रीच, फ्रॉम वेयर दे कैन ड्रॉ योर कस्टमर्स अवे. तो अगर आप अपने कस्टमर बेस को मेंटेन कर सकते हैं तो यू हैव बीन एबल टू क्रिएट अ गुड barrier around those places. So मैं barrier of entry की बात नहीं कर रहा, मैं कह ये रहा हूं कि around that segment you have created a barrier. और barrier किस किस्म का है कि competitor आपके कस्टमर को खींच ना सके. Now basically अगर हम ज्यादा डिस्कशन में ना जाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ब्रांड इमेज हम उसको बेहतर कर लें, ब्रांड इक्विटी क्रिएट कर दें, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट कर दें, तो हमारे कस्टमर्स के आसपास एक बैरियर ऑफ एंट्री और बैरियर ऑफ एग्जिट क्रिएट हो जाएगा कि कंपैटिटर जो है वो हमारे किसी भी कस्टमर को ड्रॉ नहीं कर सकता. मार्केटिंग की लॉजिक, अगर आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में जो मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े वहां जाएं तो वहां ऑल द बुक्स एंड ऑल द रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज इजी टू रिटेन योर कस्टमर. इट इज cost wise easy to retain your customer than to attract a new customer. तो रिसर्च ने शुरू में शुरू किया था कि कस्टमर को रिटेन करना इज, लेट्स से इफ इट इज 1 रुपी, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना 5 रुपए है. तो अब लॉजिक कहता है कि जो कंपनी अपने कस्टमर्स को इफेक्टिवली बैरियर्स क्रिएट करके रिटेन कर रही है, तो वो कंपैटिटर के लिए उनको अट्रैक्ट करने की कॉस्ट में इजाफा करती चली जा रही है, और जब वो कॉस्ट में इजाफा करेगी तो उसकी अपनी वैल्यू गिरेगी. सो द बेसिक लॉजिक इज के बैरियर्स की कि जो कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है वो बैरियर्स अपने सेगमेंट, अपने कस्टमर्स, अपने इंडस्ट्री उसमें इतने क्रिएट करे कि जो भी उसमें घुसने की कोशिश करे उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इस कदर बढ़ चुके हों कि वो उस कंपनी के लिए फायदा मंद ना नजर आए. एंड दैट इज द वे आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट ड्यूपॉन्ट डिड. हाउएवर ड्यूपॉन्ट ने क्या किया? ड्यूपॉन्ट ने थोड़ा सा एक मुख्तलिफ किस्म का क्या नाम है लॉजिक अप्लाई की, इन द सेंस दैट दे रिड्यूस देयर प्राइसेस टू इंक्रीज द कॉस्ट. अब कोई ये जरूरी नहीं है, मैंने कहा अगर आप वैल्यूज, कस्टमर वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दें
सर्विसेज बेहतर हो जाएं, क्वालिटी इंप्रूव करे, वो चीजें जिसमें आपकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट ना आ रहा हो, लेकिन कस्टमर को वैल्यू भी दी जा रही हो और आप प्राइस भी बढ़ा लें, तो customer is still willing to pay because you have been able to create those barriers. That is the logic of our work. Now, having explained to you the brief of all these logics of the strategic marketing की जो positioning frame है, now I will try and go to the chart to show you कि industry को हम कैसे उसका जो product market scope है उसको कैसे define करें. मैंने आपसे कहा कि हमने पहली दफा जो बात की थी वो थी कि लेवल किस पे हम ऑपरेट करते हैं. पहला डिसीजन तो ये है, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर लेवल व्हिच माइट बी द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, तो नेक्स्ट मेथड इज टू बी एबल टू सजेस्ट और एक्सेप्ट कि हम किस प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट पे ऑपरेट करेंगे. तो प्रोडक्ट मार्केट का जो सेगमेंट की जो डेफिनेशन है, एनालिसिस करने से पहले वो क्लियरली लेड डाउन होनी चाहिए. कैटेगोरिकली बोलना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ये होगा, हमारी मार्केट ये होगी. मार्केट में मैं अभी सेगमेंट्स की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन एक खास मार्केट होती है जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं, और मार्केट जो है वो एक ब्रॉड कैटेगरी की होती है, फिर उसके अंदर भी सेगमेंट्स बनते हैं. सो आई विल टेक यू टू द बोर्ड एंड देन आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन हाउ कैन वी set up this whole logic at a point of time in our the analytical framework. Now, when I'm talking about how to go about it, तो हमें पहले चीज जो we should be able to understand is कि there are a number of models, but the one that I am suggesting and the one that I am trying to explain to you requires that you need to at least define three things. Number one, who is the user? तो यूजर जो है, यूजर की कैटेगरी डिफाइन कर लेने की जरूरत होती है. दूसरा, वो जो यूजर्स हैं वो किस तरह से इस चीज को इस्तेमाल करेंगे. और फाइनली जो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वो किस किस्म की इस्तेमाल करेंगे उसकी यूजेज के अंदर या उसकी एप्लीकेशंस के अंदर. अब अगर हमें ये तीन चीजें पता हो तो मैं इसको ही एक बेस बना के एक हाइपोथेटिकल इंडस्ट्री क्रिएट करके तो वी विल ट्राई एंड सी कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लॉजिक में फिर हम और मॉडल्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो लॉजिक में हमें पता होगा कि हम वही चीजें कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे लेट्स टेक द इंडस्ट्री ऑफ कुकिंग इंडस्ट्री को हम ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक द लॉजिक ऑफ द कुकिंग इंडस्ट्री, और यहां हम मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे आ रहे हैं. जो कुकिंग के जो कुकिंग सिस्टम्स हैं उनको तैयार करने की इंडस्ट्री है, और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करें और फिर हम उसको कैसे उस फ्रेम में ले आए. तो पहली चीज मैंने कही थी कि हम डिफाइन करते हैं यूजर्स कौन है. Okay, now within the cooking system, I'm not going to go into complicated model, but I'm going to make sure that we understand उसमें. तो पहले हो सकते हैं होटल्स हैं जो इसको इस्तेमाल करते होंगे, क्या नाम है, कुकिंग सिस्टम्स को. दूसरे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं. तीसरे हॉस्पिटल्स बड़े जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन हॉस्पिटल्स. Finally, we can also say that these are used by households, which is very simple, and we keep ourselves confined to only these. The second one I said was usage. यानी कि ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कई जगहों के ऊपर हर किस्म का मील बनाया जाता है, तो हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन हम उनमें से भी पॉइंट्स चुन रहे हैं. हमें पता है कि अगर एक होटल में है तो वहाँ हर किस्म की चीज़ होती है. वहाँ बेकिंग भी है, वहाँ हीटिंग है, वहाँ ऑयल कुकिंग है, वहाँ डीप फ्राइड कुकिंग है, सारा कुछ है, लेकिन हम उसको भी तोड़ के, तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल. लेट्स से वी आर गोइंग टू हैव स्टीमिंग. तो स्टीमर्स बनते हैं जिसमें ये किया जाता है. उसके बाद हम कहते हैं कि बारबेक्यू होता है. Then we say we are actually oven में cooking होती है, तो we create ovens. Now ovens भी दो किस्म के हैं, एक कोल से फायर्ड हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ovens हैं, लेकिन ovens हैं. Okay? Then टॉप कुकिंग जो होती है, जिसके ऊपर चूल्हे के ऊपर कुकिंग होती है, तो वी कैन से बेसिक कुकिंग. सो वी डोंट गो अगेन टू मेनी फैक्टर्स, वी जस्ट
keep them here and look at it कि अब technologies हमारे पास कौन सी हैं. So in the first frame, we can think about cooking using oil as the base, यानी कि चूल्हा जलाने के लिए हम oil का इस्तेमाल करें, ठीक है. Second is if we want to cook, we can use gas. Okay, so we have gas cooking. Third, we can use electronic or electrical cooking systems. Fourth, we can use wood because some people like to cook and we use wooden frames. Wood as a cooking material. Coal को हम ला सकते हैं. Wood को change करके we can make it coal. Now, if you look at it, अब आप देखें कि आपने अभी ये बड़ी लंबी चौड़ी एनालिसिस नहीं है, बट वी कैन इमीडिएटली फिगर आउट कि हमारी जो जिस एरिया में हम जाना चाहेंगे या जो प्रोडक्ट मार्केट स्कोप है वो क्या है. अब अगर हम देखते हैं कि लेट्स से जो भी टारगेट मार्केट है उसके अंदर ये हो सकता है कि हम कहें स्टीमिंग होगी लेकिन गैस के टेक्नोलॉजी होगी और हम बनाएंगे हाउस होल्ड्स के लिए. अब आप गौर करें कि यू हैव बीन एबल टू जनरेट a group or scope of your own interest by looking at this, that you are into steaming. You can target onto steaming as one frame of cooking usage. You can use gas appliance for doing it and you can produce it for household. Logic क्या कहता है कि जब आप ये करेंगे households के लिए तो households की cooking जो है steaming जो है वो एक limited size में होगी. But अगर मैं इसी को steaming को hotels की category में ले जाऊं और फिर उसको गैस में ले आऊं तो उसका मैं क्या नाम है सिंबल्स चेंज कर देता हूं तो यू विल फाइंड दैट ऑटोमेटिकली द लॉजिक्स विल चेंज, द साइज ऑफ द अप्लायंस विल चेंज, द लोकेशन कहां लगाया जाएगा, किस जगह पे वो फिट होता है, वो सारी चेंज कर देंगे. और तीसरी चीज जो आपको नजर आएगी वो ये है कि इसके जो कंपैटिटर कुक्स यानी कि जो कंपनीज हैं वो फर्क होंगी और इनकी कंपनीज हो सकता है फर्क हों. Not only that, it is also possible that जिस कंपनी को आप यहां देख रहे हैं वो इसमें भी बैठी हुई है, so that you can be aware कि अगर आपने होटल्स को सप्लाई करने के बाद अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक लॉजिक में आपने घरों के लिए कोई चीज बनाई तो आपको पता होना चाहिए कि वहां कौन बैठा हुआ है. इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल बारबेक्यू, इलेक्ट्रिकल विद लेट्स से रेस्टोरेंट बिजनेस अगर आप लिंक करें तो ये एक नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट बन जाता है. बात हम कर रहे थे प्रोडक्ट मार्केट. अब जब हम इनको टारगेट कर लें और ये डिफाइन कर लें तो अब हमारे लिए इंडस्ट्री की एनालिसिस करना फर्क होगा. मिसाल के तौर पे छोटी कैपेसिटी की जो प्रोडक्शन होगी उसके सप्लायर्स फर्क होंगे, उसके लिए जो क्या नाम है बायर्स और रिटेलर्स हैं वो डिफरेंट होंगे. यहां आप मार्केट जो है या प्रोडक्ट जो है वो किसी भी रिटेल आउटलेट के थ्रू बेच सकते हैं, लेकिन जब आप होटल बिजनेस में आएंगे तो वहां कोई रिटेलर नहीं होगा बट आपके एजेंट्स होंगे, सेल्स एजेंट, तो वो आपकी कैपेबिलिटी के अंदर होना चाहिए. अब तीसरी चीज जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि यहां से हमें नजर तो आ गया कि इंडस्ट्री क्या है, हमें यह भी नजर आ गया कंपैटिटर्स कौन है और हमें यहां से पता चल जाएगा कि इसकी सक्सेस फैक्टर्स क्या है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. स्टीमिंग फॉर हाउस होल्ड में आपकी जो रिटेल आउटलेट्स हैं मे बी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. देयरफॉर द critical success factor or the key success factor in the household industry may be the retailer. लेकिन अगर अब मैं होटल्स की तरफ आऊं तो वहां जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा वो आपका जो एजेंट है या जो आपका सेल्स एजेंट है वो स्ट्रांग होना चाहिए. अब हमने देखना यह है कि हमारी कैपेबिलिटी कहां है, जिसको मैंने आपसे पहले लॉजिक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि रिसोर्स बेस्ड व्यू हमें यह दिखाता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है. अब अगर मेरे पास स्ट्रेंथ है इन रिलेशन टू माय कंपैटिटर्स जो इस एरिया में रिटेल में बैठे हुए हैं, तो देन माय लॉजिक इज टू ट्राई एंड यूज द कंपैटिटिव एडवांटेज एप्लीकेशन थ्रू रिटेलशिप. अगर नहीं है एंड आई हैव in my opinion a strength in advertising and my logic is that I can create a strong pull in the market. A pull in the market, आपको पता है push and pull strategy है. अगर pull in the market है तो फिर मेरी जो focus होगी और मेरी जो strategic approach होगी वो होगी advertising. So I will be promoting my product to the customers through advertising
and my reliance on retail will be lessened. So my first priority would be to create such good communication frameworks which will influence the market, including the retailers, to be able to ask for my product to be placed in their channels. अब गौर से देखिए, लॉजिक चेंज कर रही है, हर जगह पे कर रही है. अगर आप होटल्स को बिजनेस बनाते हैं या रेस्टोरेंट को बिजनेस बनाते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं, उसके जो कंपैटिटर्स हैं, वो फर्क है. और अगर आप हाउस होल्ड्स को बनाते हैं तो वो फर्क है. ऑन दी अदर साइड, अगर आप हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी लॉजिक फर्क होगी. किस नौयत का क्या नाम है, वो जो टेक्नोलॉजी है वो किस नौयत की इस्तेमाल करेंगे, विच विल बी मोर सूटेबल डिपेंडिंग ऑन दी उनके अपने जो जनरेटिंग सिस्टम्स हैं या उनकी जो अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल फॉर दी टेक्नोलॉजिकल फ्रेम. टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है और ये फ्यूचर भी दिखाती है कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स when future will become more critical in the area of, not only this also tries to tell you, like I said, कि आप ट्रेंड्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि yes, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है हो सकता है पाकिस्तान में उसको नुकसान पहुंचे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो फिर हमें कोई अल्टरनेटिव फ्रेम में, कुकिंग सिस्टम में उनको लाना पड़ेगा. एंड वी कैन, from this small example, and this is not a very complicated example, but it can be applied in more than one setting. और हमारा मकसद भी यही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट मार्केट स्कोप है हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे. अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो फिर उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, और जो मॉडल्स, जो रोल हमने इंडस्ट्री एनालिसिस को दिया था, अब हमारी लॉजिक में उसकी एक क्लियर कट फोकल पिक्चर आ रही है. हम फोकस कर सक रहे हैं कि हम किस एरिया में बैठ के एनालिसिस करें. और फिर यह भी लॉजिकल है कि अगर एक कंपनी इनिशियल एंट्री कर रही है या उसने अपने आप को किसी नए डाइवर्सिफाई करना है या उसने अपने आप को, जिसको हम कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में जाना है, तो फ्रॉम लेट्स से कुकिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मूविंग इनटू गैस फायर्ड अप्लायंसेस, अगर ये भी करना है तो एनालिसिस तो करना है. एनालिसिस भी करना है और उसमें देखना है कंपैटिटर्स कौन है, उसमें देखना है कि कंपैरेटिव स्ट्रेंथ क्या है. अब आप याद रखिएगा, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कंपैटिटर. सो व्हाटएवर इज द कंपैटिटर, उसके मुकाबले में हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरियां क्या हैं. एक कंपैटिटिव और कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, और ये निकलती कहां से है, ये हिस्टोरिकल पैटर्न से आती है. जो चीजें हमने पहले डिसाइड किए हों और वो रैशनल पाथ डिपेंडेंसी के बेसिस पे चला आ रहा है, तो हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि ये जो कंपनी हमारी कंपैटिटर है, इसके पास ये जो स्ट्रेंथ आई या जो कोर कंपिटेंस इसकी बन गई या कोर कैपेबिलिटी जो डेवलप की इन्होंने, वो किस तरह से आई. और हम भी देखें अपने लॉजिक में कि जो हमारी कंपैटिटिव स्ट्रेंथ है, हमारी जो कोर कंपिटेंसी या कैपेबिलिटी है, वो किस तरह से इवॉल्व की. और फिर हम देखते हैं कि हम उस कैपेबिलिटी को एक नए बिजनेस सेटअप के अंदर, और ये भी मैं, आई मीन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड आई वांट टू स्विच टू गैस फायर्ड अप्लायंसेज, तो उसमें जाने के लिए ना सिर्फ ये कि कंपैटिटर कौन है, बट ये भी कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स बेस्ड है, चाहे वो कैपेबिलिटी ओरिएंटेड है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी ओरिएंटेड है, R&D कैपेबिलिटी ओरिएंटेड है, वो हम लेवरेज कैसे करेंगे. क्योंकि अगर लेवरेज नहीं होगा तो देन वी आर ब्रेकिंग आवर सिस्टम इन सच अ वे दैट इट विल टेंड टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस इनटू द फ्यूचर. Having said all this, I am coming to the conclusion of this lecture. The time is more or less done. So what have we done? We have tried to recapitulate the logic of the industry analysis. We have also tried to make sure that we understand that industry analysis is not just free industry analysis. It has to be focused into a specific area to facilitate us. And we also try to demonstrate use of one type of a model. Like I said, it's not the only one, but uska focus kya hai us model ka? Uska outcome ye hai, we should be able to define the market through the customer as well as the product through the use of technology and the usage system. ये दोनों चीजें इनमें कवर होती हैं. मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि the user, which is the market, ये क्लियर हो जाती है. दूसरा usage और technology. Usage is how it will be used, and technology creates the frame of the product,
the scope of the product. अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो फिर उसकी इस्तेमाल में हमें ये तीनों सारी बातें नज़र आती हैं कि हम अपनी एनालिसिस कंपैटिटर के मुकाबले में कंपनी की कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. So given all this, I will maybe try to recapitulate a little bit of it in the next class, but in the next class we are shifting our logic and trying to move away from this discussion which we have completed now, and we will try and focus more towards now practical frameworks where we will be applying these things into practice. Okay, thank you very much and see you next time. Allah Hafiz.